नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के प्रथम अध्याय समुच्चय के सत्र में भाग ले रहे हैं। समुच्चय का ये पहला सत्र है। इस सत्र में हम लोग सीखेंगे समुच्चय क्या है, समुच्चय का निरूपण कैसे की जाती है, सारणी विधि और समुच्चय निर्माण विधि क्या है, सारणी विधि से समुच्चय निर्माण रूप में और समुच्चय निर्माण रूप से सारणी विधि में कैसे बदलते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। साथियों, सबसे पहली बात उठती है कि समुच्चय क्या है। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। वस्तुओं की जो सुपरिभाषित संग्रह होती है उसे समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं की जो सुपरिभाषित संग्रह है, जैसे आप कहते हो सोफा सेट, आप कहते हो पेन सेट, किचन सेट, तो आप यहां पर सेट कहते हो ना, तो वही एक समुच्चय है। तो कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए जो सभी अलग अलग हो लेकिन गुणों में समानता हो, एक दूसरे से गुण मिलता जुलता हो, तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि भाई सुपरिभाषित संग्रह कौन सा समूह ऐसा होगा जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा और उसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे, है ना। आपके मन में एक प्रश्न कौन रहा होगा। ठीक है, पहले ये तो समझ लेते हैं कि ये सुपरिभाषित संग्रह है क्या। तो सुपरिभाषित संग्रह जैसे नदियों का संग्रह, भारत के नदियों का संग्रह, बिहार में बहने वाले नदियों का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, विषम संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, भाज्य संख्याओं का संग्रह, परिमेय संख्याओं का संग्रह, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, बस ये वास्तविक संख्याओं का संग्रह, ये जो भी आपने कहा ये सभी के सभी क्या है, समुच्चय है। ऐसे संग्रह समुच्चय कहलाते हैं। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं होती। लेकिन आप संग्रह में आप ये कहो गणित के शिक्षकों का समुच्चय, तो गणित के शिक्षकों का समुच्चय, तो जो शिक्षक गणित पढ़ाते हैं वो इस समुच्चय में आएंगे, कहीं विरोध की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें जोड़ दो एक शब्द प्रतिभाशाली गणितज्ञों का समुच्चय, तो किस गणितज्ञ को प्रतिभाशाली कहेंगे, यहां एक विरोध उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगी। साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय एक समुच्चय है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय, उसमें किसे हम सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, ये कहना क्या है, मुश्किल है। कोई सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो कोई सहवाग को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो कोई कपिल देव को, तो कोई गावस्कर को। तो कौन से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाती है। किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई और होता है, तो किसी के लिए कोई और होता है, यानी द्वंद्व यहां हो जाती है। तो ऐसे संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। गीतकारों का समुच्चय एक समुच्चय है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गीतकारों का समुच्चय एक समुच्चय नहीं है। लेखकों का समुच्चय एक समुच्चय है, लेकिन प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय यह एक समुच्चय नहीं है। साथियों, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। अब कौन सा सुपरिभाषित है और कौन सा परिभाषित नहीं है। अब समुच्चय के लिए एक सिद्धांत तय किया गया। समुच्चयों को परिभाषित करने के लिए, समुच्चयों को बताने के लिए, समुच्चयों को स्पष्ट करने के लिए, समुच्चयों को इस्तेमाल करने के लिए एक सिद्धांत बनाया गया, जिसे समुच्चय सिद्धांत कहते हैं, जिसे सेट थ्योरी कहते हैं। इस समुच्चय सिद्धांत का आविष्कार जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने किया।
जॉर्ज केंटर ने किया। इसमें सबसे पहली बात बताई गई कि समुच्च को जब भी लिखेंगे तो एक मंझली कोष्टक में लिखेंगे, दूसरी कोष्टक का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑलवेज इन ब्रेसेस, इसको मंझली कोष्टक कहते हैं, मंझली कोष्टक में लिखा जाता है। साथियों, दूसरी बात कहा, इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो अवयव कहलाते हैं। ये सभी अवयव है, ए बी सी डी अवयव कहलाते हैं। ये जो अवयव अंग्रेजी के अक्षर के रूप में लेंगे तो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का प्रयोग प्रायः किया जाता है। बड़े अक्षर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायः अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो कुछ भी है इसको अवयव कहेंगे, इसे सदस्य भी कहेंगे। अवयव, सदस्य, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। एलिमेंट अंग्रेजी में कहेंगे, तो सभी पर्यायवाची शब्द है, एक ही शब्द को व्यक्त करता है, एक ही अर्थ रखता है। इसका संकेत ये होता है, ये सदस्य है। तीसरी बात कहता है कि एक अवयव को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे ए है, दोबारा ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, बी दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सही नहीं है। ये वही समुच्चय है जो ये लिखा हुआ है, ए बी, इसे ये लिखना ज्यादा बेटर माना जाता है, ज्यादा सही माना जाता है। यहां साथियों ध्यान रखना है, किसी भी समुच्चय में एक अवयव को दोबारा नहीं परिवेश करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये समुच्चय सिद्धांत के तहत प्रोटोकॉल है, इसका रूल है। इस रूल के तहत हम ये मानेंगे कि एक समुच्चय के अंतर्गत हमें एक अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। चौथा है, समुच्चय का नामकरण हमेशा अंग्रेजी अक्षर से करेंगे। जैसे ए बराबर लिखेंगे 1 2, बी बराबर लिखेंगे 1 2 3 4, जो भी अवयव है इस तरह से हम उसको व्यक्त करते हैं। अब ये इसमें जो है एक सदस्य है, एक का, 2 सदस्य है ए का, इसमें 3 नहीं है तो 3 सदस्य नहीं है ए का, 4 नहीं है, 4 सदस्य नहीं है ए का। इसमें साथियों एक सदस्य है ए का, 2 सदस्य है बी का, 3 सदस्य है बी का, 4 सदस्य है बी का, 5 सदस्य नहीं है बी का, 0 सदस्य नहीं है बी का। इस तरह से कौन है और कौन नहीं है इसकी बात स्पष्ट हो गई, कौन सदस्य है और कौन सदस्य नहीं है। तो इस समुच्चय सिद्धांत के तहत ये बातें हो गई। फिर से मैं आपको समुच्चय सिद्धांत की बात बता दूं। पहला बात, इसे मंझली कोष्टक में लिखा जाता है। दूसरी बात, मंझली कोष्टक के भीतर लिखे जाने वाले को अवयव कहते हैं। तीसरी बात, हर एक 2 अवयव के बीच में एक कॉलम का, सेमी कॉलम का चिन्ह देते हैं, कॉमा का चिन्ह देते हैं। चौथी बात, एक अवयव को दोबारा व्यक्त नहीं करते हैं। पांचवी बात, इसके अंदर जो भी लिखा जाता है वो अगर अंग्रेजी के अक्षर का प्रयोग करें तो प्राय स्मॉल अक्षर लेटर का प्रयोग करते हैं। नामकरण के रूप में उसके कैपिटल का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जो लिखते हैं उसको अवयव कहेंगे, सदस्य कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, और उसका संकेत ये होता है, ये ग्रीक अक्षर है। ग्रीक अक्षर में इसको इप्सिलॉन कहते हैं साथियों, इप्सिलॉन। समझ में आता है ना? इसे क्या बोलेंगे? इप्सिलॉन कहेंगे। और इप्सिलॉन को यहाँ पर पढ़ेंगे सदस्य के रूप में। तो एक इसमें है ना, इसलिए एक सदस्य है। 0 इसमें नहीं है ना, तो 0 सदस्य नहीं है ए का। इसमें देखिए एक सदस्य है, एक सदस्य है बी का। 0 नहीं है तो 0 सदस्य नहीं है बी का। 2 इसमें है, 2 सदस्य है बी का। 3 सदस्य है तो 3 सदस्य है बी का। 4 इसमें है तो 4 सदस्य है बी का। 5 नहीं है तो 5 सदस्य नहीं है बी का। तो जो समुच्चय में रहेगा वो सदस्य होगा, और जो नहीं रहेगा वो सदस्य नहीं होगा। साथियों, किस तरह से समुच्चय सिद्धांत के बारे में बातों को कुछ समझा। अब कुछ समुच्चय सिद्धांत के बाद कुछ बातें ऐसी है कि एनसीईआरटी के द्वारा मानी हुई चीजें हैं, उसको हुई उसी रूप में मानना ज्यादा सार्थक होगा। इसके प्रश्नों को बनाने के लिए, सॉल्यूशन को बनाने में काफी सुविधा मिलेगी इससे। आइए उस बातों पर विचार करते हैं। अब जैसे यहाँ कैपिटल एन है, कैपिटल एन का मतलब होता है
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जेड का मतलब हुआ पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू मने हुआ परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आर मने हुआ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जेड प्लस का मतलब हुआ धन पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू प्लस का मतलब हुआ धन प्रमेय संख्याओं का समुच्चय, आर प्लस का मतलब हुआ धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। साथियों यहां देखने से आपको लग रहा होगा जेड प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, इनका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक धन पूर्णांक का समुच्चय। तो दोनों ये समुच्चय जो है एक ही समुच्चय को व्यक्त कर रहा है। अब हम विचार करेंगे कि समुच्चय को निरूपण दो तरीके से करते हैं। समुच्चय का निरूपण की दो विधि है। एक है समुच्चय निर्माण विधि और एक है सारणी विधि। इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेट बिल्डर फॉर्म, इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक विधि से दूसरी विधि में आप बदल सकते हो। जैसे अगर आप यहां लिखते हो n, एक धन पूर्णांकों का समुच्चय, n धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं x such that x। साथियों x such that x, यही चीज कहीं कहीं मिलेगा x such that x इस रूप में लिखा हुआ, लेकिन पढ़ते कीजिए x such that x, या हिंदी में कहते हैं x जबकि x। एक धन पूर्णांक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसको टेबुलर फॉर्म बदलते हैं तो लिखते हैं धन पूर्णांक कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 3 है, यानी इसके अवयवों को स्पष्ट रूप में ले देते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, कहां तक जाएगा पता नहीं। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि से सारणी विधि में बदल गया। दूसरा है a बराबर मान लेते हैं x सच दैट x एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। ये एक समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है। इसको अगर हम सारणी विधि में बदलते हैं तो लिखते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट। एक सम पूर्णांक है, ये भी है 0 -2 -4 -6 -8 डॉट डॉट। इसको इस रूप में भी लिखते हैं साथियों डॉट डॉट -6 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट। b बराबर है 1 सच दैट x एक सम धन पूर्णांक है, एक सम धन पूर्णांक है। मीन्स इसको जब हम सारणी विधि में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 सम धन पूर्णांक है, इसमें से धन पूर्णांक केवल लिखेंगे, ऋण पूर्णांक या शून्य पूर्णांक इसमें से नहीं लिखेंगे। 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये सम धन पूर्णांक हुआ साथियों। c बराबर है 1 सच दैट x एक विषम धन पूर्णांक है। अब विषम धन पूर्णांक है तो एक, इसके गुणों को देखिए, इसके अवयव को एक ही उभयनिष्ठ गुण है, इस गुण को केवल पकड़ेंगे तो हम इसके अवयवों को सारणीबद्ध कर सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 विषम धन पूर्णांक ये है, यह सारणी विधि में हो गया। साथियों अगर इस तरह से लिखा हुआ है इसको हम समुच्चय निर्माण विधि कहेंगे, और इस तरह से लिखा हुआ है इसको सारणी विधि कहेंगे। तो समुच्चय के लिखने की दो विधि हो गई, समुच्चय निर्माण विधि और सारणी विधि। कहीं अगर समुच्चय निर्माण विधि में दी गई है उसको आप सारणी विधि में बदल सकते हैं,
उलट के कहे अगर सारणी विधि में है तो समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बदलेंगे। तो ये अभी आपने साथ साथ दो चीज भी सीख लिया कि समुच्चय निर्माण विधि क्या है और सारणी विधि क्या है। समुच्चय निर्माण विधि से सारणी विधि में कैसे बदलते हैं। सारणी विधि में अवयवों को स्पष्ट लिख दिया रहता है और समुच्चय निर्माण विधि में अवयवों को स्पष्ट नहीं लिख करके अवयवों के गुणों को व्यक्त करने वाली एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो एक विशिष्ट गुण को व्यक्त करता है जिससे उसके सारे अवयव दिखने लग जाते हैं, उसको हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। अब देखिए कि अगर सारणी विधि में दिया हुआ कोई समुच्चय मान लेते हैं कोई P बराबर है, वो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी ये सारणी विधि में लिखा हुआ है। इसे बदलना है समुच्चय निर्माण विधि में, इसे चेंज करना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो P बराबर सबसे पहला क्रम लिखेंगे x x, इसके नेचर को पकड़िए, इसकी प्रॉपर्टीज को पकड़िए, इसके गुणों को खोजने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये सभी के सभी क्या है, धन प्राकृत संख्या, धन पूर्णांक है। तो x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, लेकिन इसकी सीमा है 6 के बाद नहीं है। धन पूर्णांक 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 6 तक ही है। तो हम कह सकते हैं x छोटा या बराबर 6, x छोटा या बराबर 6 ऐसा लिखेंगे। या हम ऐसा लिख सकते हैं x एक धन पूर्णांक न लेकर के एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है तथा x छोटा बराबर 6 है। तो इस तरह से आपने समुच्चय निर्माण विधि में चेंज कर लिया जो सारणी विधि में दिया हुआ था। अब साथियों कुछ उदाहरण और लेकर के देखते हैं। अब देखिए साथियों कि ये दिया हुआ a बराबर 1 4 9 16 25 36 49 100 है। ये आपको सारणी विधि में दिया हुआ है, बदलना है समुच्चय निर्माण विधि में। इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बदलेंगे जरा इस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहला काम तो हो गया a बराबर 1 सब्जेक्ट x लिखेंगे, मंझली कोष्ठक देंगे, 1 सब्जेक्ट x लिख देंगे। अब इसको गौर कीजिएगा, 1 बराबर 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो हम बराबर लिख सकते हैं ये क्या है, n स्क्वायर है। n किसका स्क्वायर कर रहे हैं, n नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। कहां तक स्क्वायर किया, तो 1 2 3 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 50, 8 का स्क्वायर 64 नहीं लिखे हैं लेकिन इस बीच में होगा, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, यानी 10 तक लिखा है। यानी n छोटा या बराबर 10। इस तरह से यह समुच्चय निर्माण विधि में हो गया साथियों। अब आप देखेंगे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को कैसे बनाते हैं। एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल्स 1 है। इस एक्सरसाइज में 5 एग्जाम्पल्स है साथियों। अभी हम आपको एक एक करके 5 एग्जाम्पल्स पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 है, एक समीकरण दिया है, इसके हर समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। अब ये रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय को सारणी विधि में जब लिखते हैं तो उसी का नाम है रोस्टर फॉर्म। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का ही दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। तो पहले इस समुच्चय समीकरण को हल करनी होगी। इस समीकरण को आप हल करने के लिए सीखा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। x को तोड़ सकते हो 2x माइनस x के रूप में, तो ये दोनों पेयर में बन गया x प्लस 2, यहां भी x प्लस 2 कॉमन निकल के आ गया, दोनों से कॉमन निकाले तो x माइनस 1 हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो गया, यानी x बराबर माइनस 2 और x बराबर हो गया 1, यानी इसके दो अवयव हुआ 1 और माइनस 2। इसके हर समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, यानी मान लेते हैं समुच्चय बराबर 1 रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। सबसे पहले मंझली कोष्ठक देंगे, 1 आया है माइनस 2 आया है, मंझली कोष्ठक बंद कर देंगे, दोनों के बीच में कॉमा का चिन्ह देंगे। ये इसका हल हो गया साथियों। नंबर 2 देखिए, समुच्चय एक सब्जेक्ट x धन पूर्णांक है और x स्क्वायर 40 से छोटा है, रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखना है मतलब इसको एक मंझली कोष्ठक देंगे। मंझली कोष्ठक दिया, समुच्चय का नाम रख दिया
ABCD कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने बी सुविधा के ख्याल से ए यहाँ इसको ए कहा तो इसको बी कह देते हैं। अब धन पूर्णांक लेना है जिसका स्क्वायर करें तो 40 से छोटा होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 40 से छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 40 से छोटा है, 6 का स्क्वायर 36 40 से छोटा है, 7 का स्क्वायर 49 40 से बड़ा है, यानी मेरा उच्चतम सीमा 6 हो गया। 6 का स्क्वायर 36 है, 40 से छोटा है, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 40 से बड़ा है, तो 40 के छोटा तक लेना है, यानी यहीं तक लेना है। अब इस 1 2 3 4 5 6 को मंझली कोष्टक के अंदर रख देंगे। मंझली कोष्टक के अंदर 1 2 3 4 5 6 को रख दिया, प्रत्येक 2 के बीच कॉमा का चिन्ह दिया, यही हो गया इसका रोस्टर रूप में, यही हुआ इस टेबुलर फॉर्म में। नंबर 3, a बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। साथियों, इसमें एक गुण खोजना है, एक प्रॉपर्टीज खोजना है कि सबके अंदर निहित हो, वैसे गुण को लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी x जो है n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर कर दिया। अब n क्या है? n प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या कहां तक है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर डॉट डॉट टू इनफाइनाइट टू सो ऑन, यानी सारे प्राकृत संख्या हो गए, इसलिए हम सीमा नहीं रखेंगे। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 100 तक था, तो सीमा बनाया था कि n लेस और इक्वल टू 10 लिखे थे, लेकिन यहाँ डॉट डॉट टू सो ऑन है, इसलिए हम सीमा नहीं बनाएंगे, केवल x 10 n लिख देंगे। ये हो गया समुच्चय निर्माण के रूप में। यहाँ सारणी विधि में दिया है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिख लिए। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है और इसको सारणी विधि में बदल दिए, इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, अंग्रेजी में टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। समुच्चय, चौथा एग्जांपल देखिए, ये निर्माण रूप में लिखना है। साथियों 1/2 है, 1/2 यानी ऊपर से एक ज्यादा नीचे है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अगर ऊपर में n है तो नीचे में n+1 है, तो इसको लिखा, मंझली कोष्टक में बंद किए, एक सच x n/n+1, सारे फॉर्म को फॉलो करना है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या, n नेचुरल नंबर है, n ये नेचुरल नंबर, n एक प्राकृत संख्या है। फिर क्या है? n छोटा या बराबर 6 है, 6 से छोटा है, 6 तक ही लिया गया, ऊपर में 6 से बड़ा नहीं लिया गया, तो 6 लेस और इक्वल टू 6 हो गया। ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में मिलान करनी है। ये 4 सेट इधर सारणी विधि में दिया है और 4 सेट इधर समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, तो आप मिलान कर सकते हो। ये देखिए PRINCAL, ये इस शब्द में मिल रहा है ना, PRINCIPAL, तो पहला के लिए D हो गया, उत्तर पहला के लिए D हो गया, फर्स्ट के लिए आंसर हो गया D। 0, आप इसको सॉल्व करेंगे, x+1 बराबर 1 है, तो x बराबर 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी सेकंड के लिए हो गया C, सेकंड के लिए C हो गया। थर्ड 1 2 3 4 6 9 18, ये 18 का भाजक है, सब 18 को काटने वाला है, तो A हो गया, तीसरा का A। चौथा ऑब्वियसली न भी जानेंगे तो भी उत्तर मिल जाएगा, x² बराबर 9, x बराबर ±3, एक +3 और -3, यानी 4 के लिए हो जाएगा B, 4 के लिए B हो गया। इस तरह से सबका मिलान एक दूसरे से कर दिया, पहला के लिए D, दूसरा के लिए C, तीसरा के लिए और चौथा के लिए B। अब देखेंगे साथियों एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखिए साथियों, जो भी आपने सीखा है इस पर आधारित एक्सरसाइज 1.1 है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग सीख रहे हैं। 1.1 के पूरे प्रश्नों को आप कितना जल्दी बना लेते हैं, अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में भी क्लिक कर रही है, सुनी हुई है, समझी हुई है, तो इसे बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। प्रश्न देखेंगे और आप उसका आंसर करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, जे
अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना आपको पता है कि जून है, जुलाई है और जनवरी है। जनवरी, जून, जुलाई, यानी यह एक समुच्चय है। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली सबसे अधिक लग करके यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शब्द लग करके यह समुच्चय नहीं है। यह संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यह एक समुच्चय है। 100 से कम सब प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ऑब्वियसली संग्रह बना सकते हो, समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांक का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है। स्वाध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक शब्द लगने के कारण यह संग्रह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। अब यहाँ रिक्त स्थानों को भरना इस संकेत से। इस इप्सिलॉन का अर्थ मतलब समुच्चय सदस्य है और इसका मतलब सदस्य नहीं है। देखिए 5 इसके अंदर में है तो सदस्य है, 8 नहीं है सदस्य नहीं है, 0 इसमें नहीं है तो सदस्य नहीं है, 4 इसके अंदर में है तो सदस्य है, 2 इसके अंदर में है तो सदस्य है, 10 नहीं है तो सदस्य नहीं है। साथ में जो है उसके लिए ये प्रतीक देंगे, जो नहीं है उसके लिए ये देंगे। निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखना है। एक पूर्णांक है, -3 छोटा है x, -3 के बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के पहले तक लेना है, यानी 6 तक लेंगे साथ में। -2 से लेकर के 6 तक ये रोस्टर रूप में हो गया। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 2 अंकों की इसी प्राकृतिक संख्या, इसके अंकों का योग 80 है। जोड़िए तो 80 आना चाहिए। मंझली कोष्टक दीजिए, खुद हो गया। योग 8 होना चाहिए, 80 हो गया। 8 + 0 80, 71, 62, 7 + 1 8, 6 + 2 8, 53, 44, उसके बाद 35, 26 और 71, 17। इस तरह से 80 से लेकर 17 तक उलट के लिख सकते हैं। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ये अंकों का योग, इसका योग फलाट है। 2 अंकों की संख्या, इसके अंकों का योग फलाट है। एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। एक अभाज्य भी होना चाहिए और 60 का भाजक भी है। 2 और 3, 2, 3 और 5, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। और अभाज्य भी होना चाहिए, यह अभाज्य संख्या भी है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षर को लिखना है, बस ध्यान देना साथियों, इसके अक्षर को लिखते चले जाओ। T R I G O N, O दोबारा नहीं लिखेंगे, M E T दोबारा नहीं लिखेंगे, R दोबारा नहीं लिखेंगे और Y। ध्यान रखना है, प्रत्येक अक्षर को लिखेंगे, उसके बीच कॉमा का चिन्ह, प्रत्येक 2 अक्षर के बीच कॉमा का चिन्ह देंगे। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, एक अवयव को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बेटर शब्द के अक्षर मंझली कोष्टक देंगे, B E T R। 2 ठो B है, B एक ही जो है, T 2 ठो है, E 2 ठो है। E को दोबारा नहीं लिखेंगे, T को दोबारा नहीं लिखेंगे। ये इसका हो गया समुच्चय। आप NCERT किताब निकालिए, मेरे साथ आप क्विक क्वेश्चन देखिए, आंसर बनाइए, कोई देरी नहीं लगेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 समुच्चय निर्माण विधि में लिखनी है। तो सबसे पहला काम करेंगे, 1 सब्जेक्ट x, 3 6 9 12, 3 का आप वर्ग देख रहे हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, बराबर आप लिख सकते हो 3n। n एक नेचुरल नंबर है लेकिन छोटा है, बराबर क्या है? 4। 2 4 8 16 32, 1 सब्जेक्ट x बराबर 2 के पावर n। यहाँ 3n है, ये 2 के पावर n है, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 8 32। n नेचुरल नंबर है, n छोटा है बराबर 5 है। 1 सब्जेक्ट x बराबर 5 टू द पावर n, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625। n नेचुरल नंबर है,
n छोटा है बराबर 4 है। 2 4 6 इवन नंबर है, एक सद x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू n। 1 4 9 एक सद x बराबर n स्क्वायर है, n छोटा है बराबर n सदस्य n है और n छोटा है बराबर 10 है। समुच्चय सूचीबद्ध करना है, यानी सारणी विधि में लिखना है, टेबुलर फॉर्म बदलना है। देखिए एक विषम प्राकृत संख्या है, आपको विषम प्राकृत संख्या लिखने आता होगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। एक पूर्णांक है जो इसके बीच में है लिखा हुआ, इसके बीच का पूर्णांक कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एक पूर्णांक है जो इसके बीच का है, कौन कौन सा पूर्णांक है जो x छोटा 2 और x बराबर -2, यानी इसका जो वैल्यू होगा छोटा है बराबर 2 बराबर -2, -2 से बड़ा -2 -1 0 1 2। लाल शब्द का एक अक्षर है, L है, O है, Y है, A है, L दोबारा नहीं लिखेंगे। वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है, 31 दिन किस महीने में नहीं होता? फरवरी में भी नहीं होता है, अप्रैल में भी नहीं होता है, मई में 31 दिन होता है, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त भी 31 दिन, सितंबर अक्टूबर 31 दिन, नवंबर। अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन जो के से शुरू होता है, कौन सा व्यंजन है जो के से पहले आता है? के से पहले आने वाला व्यंजन लिखना है। बी सी डी ई वोवेल है, एफ जी एच आई वोवेल है, जे के बाद के आ जाएगा, इसके पहले लिखना है। अब इसको मिलान करना साथियों, 1 2 3 6 एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है, 2 3 6 का भाजक है। मैथमेटिक्स क्लियर है, ये बच गया। अब ये बी 10 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी पहला के लिए सी हो गया, दूसरा के लिए ए हो गया, तीसरा के लिए डी हो गया और चौथा के लिए बी हो गया। धन्यवाद साथियों, आप इस तरह से सारे सॉल्यूशन को आपने डन किया, सारे प्रश्न को बनाया। आप इसी तरह जुड़े रहे और हम अगले सत्र में इसके अगले अध्याय 1.2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।